तो जर्मनी और इटली दोनों स्टेट कैसे बने, नेशन स्टेट कैसे बने, है ना। ये जो मेरे पीछे तुम फ्लैग देख रही हो सारे, ये सारे यूरोपियन फ्लैग्स हैं। उसमें से जो पीछे है मेरे, वो ब्रिटेन का है, बगल में फ्रांस का है, ये जो ब्लैक वाला वो जर्मनी का है, ठीक है। इटली का फ्लैग है इसमें। तो देखो ये अब नेशनलिज्म की बात आ रही थी, नेशन स्टेट बनाने की बात आ रही थी, ठीक। तो क्या था, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, लिबरल रिवोल्यूशन देख लिया, लिबरल रिवोल्यूशन के बाद हम यूनिफिकेशन देख रहे थे। तो कंजर्वेटिस्ट एक तरह से जीत गए, है ना। लिबरल्स हार गए थे। लिबरल्स अपने मकसद में उतना कामयाब नहीं हो पाए जितना उनको होना चाहिए था, ठीक है। उधर लिबरल्स हार गए, उसका फ़ायदा कंजर्वेटिस्ट ने उठाया। नेशनल सेंटिमेंट का जो फ़ायदा था वो कंजर्वेटिस्ट ने उठा लिया। नेशनल सेंटिमेंट मतलब एक नेशन स्टेट होना चाहिए। अब तो काफ़ी दूर हम लोग आ गए थे ना। 1789 से फ्रेंच रेवोल्यूशन से शुरू हुआ था, उसके बाद 1848 के लिबरल रिवोल्यूशन तक हम लोग आए। तो ये पूरा जो 60-70 साल की जर्नी है जो पूरी की थी, तो 60-70 साल में अब पूरे यूरोप में ये फैल गया था कि मोनार्ची नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन लिबरल नहीं थे तो कंजर्वेटिव्स ने फ़ायदा उठाया और शुरुआत हुई थी इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन से। जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी की बात थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में, वो इंटेलेक्चुअल बात थी, वो दिमाग की बात थी। लेकिन ये दिशा किस तरफ उड़ गई, किस तरफ वो डायरेक्शन हो गया, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी की अगर बात करें तो किस तरफ डायरेक्शन चले गई, ये मिलिट्री की तरफ डायरेक्शन चली गई। तो यूनिफिकेशन थ्रू मिलिट्री पावर, यूनिफिकेशन थ्रू मसल पावर, ठीक है। क्योंकि लिबरल्स वैसे भी मूवमेंट में पीछे चले गए थे। अब सारी कंजर्वेटिव्स ने जब जर्मनी को यूनिफाई किया, तो हम लोग देख रहे थे जर्मनी को यूनिफाई कल किसने किया था, प्रशिया ने किया था। पूरा जो बाल्टिक सी का इलाका है, जहाँ पर आज लातविया, इथियोनिया और एस्टोनिया और लिथुआनिया पड़ता है, और इधर जर्मनी आता है। हमने मैप पे भी देखा था कल, तुमको याद हो। तो ये पूरा प्रशियन एम्पायर के अंदर आता था। तो प्रशिया ने क्या किया, जर्मनी को इंटीग्रेट किया, ठीक है। जर्मनी को नेशन स्टेट बनाया, लेकिन लिबरल्स के थ्रू नहीं बनाया था, कंजर्वेटिव्स के थ्रू बनाया था। तो ये जो रिवोल्यूशन मुड़ा, ये किस तरफ मुड़ा, ये लिबरलिज्म की तरफ ना जा करके मिलिट्री रूल की तरफ चला गया। एक तरह से स्ट्रॉन्ग रूल, मोनार्ची रूल। शुरुआत बात वहीं से हुई थी, लिबरलिज्म से। लेकिन हालांकि लिबरल्स के जो ड्रॉबैक्स थे वो भी हमने पढ़े कि मिडिल क्लास का डोमिनेशन था, पीजन वर्कर्स को एक साथ नहीं ले पाए, और जो औरतें थी वो सफ्रेज मांग रही थी, वोटिंग का अधिकार मांग रही थी, उनको भी नहीं मिला वोटिंग का अधिकार। तो जब सेक्शन ऑफ सोसाइटी आपका साथ नहीं दे रहे होते हैं तो आप बहुत लंबा समय तक मूवमेंट नहीं चला पाओगे, क्योंकि एक देश बना रहे हो आप, और देश बनाने के लिए सबको साथ में रखना है, ठीक है। तो हमने कल देखा था प्रशिया ने इंटीग्रेट कराया, और उस समय प्रशिया का जो चीफ मिनिस्टर था वो कौन था, ओटो वन बिस्मार्क, ठीक है। ओटो वन बिस्मार्क के लीडरशिप के अंदर, और एम्परर किसको बनाया गया, कैसर विलियम फर्स्ट को बनाया गया एम्परर, ठीक है। ऐसे जर्मनी का यूनिफिकेशन है। ऐसे हमने बात की थी, इटली जो था वो भी 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, अलग अलग डिवाइडेड था। तो सबको मिला करके एक बनाना था। जैसे इंडिया में हम लोग बात करेंगे आगे, तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पर 550, 570 के आसपास प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। फिर 565-70 के आसपास प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, राजा महाराजाओं वाला अपना राज्य हुआ करता था। तो इन सबको मिला करके एक देश बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इटली में तो फिर भी 7-8 ही थे, 7 ही थे केवल, या 8 थे, ठीक है, 7 थे, 7 स्टेट्स थे। इटली में केवल 7 थे, और इंडिया में ऐसे कितने प्रिंसली स्टेट्स थे, 560 से ज़्यादा, 560-70 के अप्रॉक्स, मुझे अप्रॉक्स एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है। तो सोचो उनको एक साथ ला करके एक नेशन स्टेट बनाना कितना बड़ी बात रही होगी, कितनी मुश्किल बात रही होगी, है ना। और ये काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसलिए उनको उनके जो बर्थ एनिवर्सरी है 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को इसलिए उनके बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर यूनिटी डे मनाया जाता है ना।
एकता दिवस, क्योंकि पूरे देश को यूनिफाई किया था, एकीकृत किया था। तो इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। इटली का जो नॉर्थ वाला इलाका था, ठीक है, उस पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था, ऑस्ट्रिया, ठीक है। और जो बीच वाला था वो वहाँ पे पोप रूल करता था, मतलब पोप का डोमिनेशन हुआ करता था। पोप एक रिलीजियस अथॉरिटी होता है कैथोलिक चर्च का। जो कैथोलिक क्रिश्चियंस होते हैं, जो जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफिकेशन को मानते हैं, और उनके चर्चों में आपको जीसस क्रॉस के ऊपर दिख जाएंगे, वही लोग होते हैं कैथोलिक। तो जो कैथोलिक का हेड होता है वो पोप कहलाता है। आज भी है पोप। आज का जो पोप है उनका नाम है पोप फ्रांसिस, वो एक हैं पोप फ्रांसिस। तो और जो उनके साउथ में था, अब देखो हम किस, इटली ऐसे है। हाँ बताओ। सर ये कैथोलिक में तो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं सभी, हाँ, और सर जो प्रोटेस्टेंट हैं उसमें? प्रोटेस्टेंट्स की जो बिलीफ्स है वो कैथोलिक से नहीं मिलती जुलती है ना। वो जीसस को क्रूसिफिकेशन को भी नहीं देखते हैं, क्रूसीफाई भी, क्रूसिफिकेशन मतलब जीसस जो क्रॉस पे लटके थे उनको मार दिया गया था। तो वो कैथोलिक चर्चेस में देखने को मिलता है, प्रोटेस्टेंट्स में नहीं देखने को मिलता है। उनके बिलीव्स अलग हैं। क्राइस्ट को वो भी मानते हैं, लेकिन उनके थोड़े बिलीफ है, ऑर्थोडॉक्स हैं वो लोग। उनकी प्रैक्टिसेस अलग है, अलगाव आ जाता है दोनों में, डिफरेंसेस आ जाते हैं। चर्च अलग तरह से बने होते हैं, ठीक है, बिलीव्स अलग अलग होती हैं। ओल्ड टेस्टामेंट को मानने वाले लोग हैं, लेकिन ये जो हैं क्रिश्चियंस, ये लोग न्यू टेस्टामेंट को मानने वाले लोग हैं। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट बाइबल का ही पार्ट है। जो पुराना वाला था, जो ज्यूस माना करते थे, उन्हें ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है और न्यू टेस्टामेंट बोला जाता है। तो रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, इसीलिए अलग अलग हैं। पूजा करने का और वर्शिप करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो साउथ में जो था, अब इटली ऐसे है, सपोज इटली इतना है। इटली अगर तुम मैप पे देखो तो इस तरह से बना हुआ है। मैं बना के दिखाता हूँ। एक मिनट, स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। स्क्रीन दिख रही है काजल? यस सर। गुड, अच्छा, ओके। यहाँ पे लिखते हैं। अब देखो इटली का मैप देखो तो इटली कुछ इस तरह से है। अगर इटली का मैप देखो तो इटली कुछ इस तरह से दिखता है वर्ल्ड मैप पे, ठीक है। यहाँ पे एक और इटली का छोटा सा पार्ट है। तो ये जो नॉर्दर्न पार्ट था इटली का, इस पे किसका रूल था? इस पे ऑस्ट्रिया का जो हैब्सबर्ग एम्पायर था। क्या नाम था एम्पायर का? हैब्सबर्ग। यहाँ पे पोप की अथॉरिटी चलती थी सेंट्रल वाले पार्ट पे, और जो साउथ वाला पार्ट था यहाँ पे स्पेन का बोर्बन एम्पायर था। ठीक है, ओके। तो ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग एम्पायर, यहाँ पोप की अथॉरिटी थी, यहाँ पे स्पेन का बोर्बन एम्पायर। तो अब इटली का जो मिलिट्री थी, अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं जर्मनी और इटली की, तो जर्मनी इटली दोनों में ही मिलिट्री का इस्तेमाल हुआ था यूनिफाई करने के लिए। तो इंटेलेक्चुअल पावर की नहीं, मसल पावर का यूज़ हुआ था। तो इनके जो मिलिट्री को लीड कर रहे थे, किसके मिलिट्री को लीड करने की बात कर रहा हूँ मैं? इटली के मिलिट्री को लीड जो कर रहे थे, मिलिट्री लीडर थे इनके, उनका नाम था ग्यूसेप गैरिबाल्डी। ग्यूसेप गैरिबाल्डी, ठीक है। अब
इटालियन मिलिट्री ने, इटालियन रेवोल्यूशनिस्ट ने, जो चाहते थे कि इटली यूनिफाइड हो जाए, नेशन स्टेट बन जाए, एक देश बन जाए, ये जो अलग अलग रूल है ये सब एक रूल के अंदर आ जाए, अलग अलग ना रहे, सब एक हो जाए, तो ऑस्ट्रिया को हराया फ्रांस की मदद से। किसकी हेल्प ली थी? फ्रांस की मदद ली थी ऑस्ट्रिया को हराने के लिए। ठीक। और स्पेन को भी हराया गैरिबाल्डी के अंदर, ठीक है, फ्रांस की मदद को लेकर के। तो गैरिबाल्डी लीडर था मिलिट्री, फ्रांस की मदद लेकर के ऑस्ट्रिया को हराया, ये फ्री कराया, और स्पेन का बॉर्बन एम्पायर भी हटवाया मिलिट्री वे से, मिलिट्री तरीके से। लेकिन यहाँ पे सोच कैसी थी? क्या सोच यहाँ पे लिबरलिज्म की थी? क्या लिबरल सोच रख रहे थे? क्या लिबरल्स का बोलबाला था? नहीं, हमने देखा लिबरल्स तो वैसे बहुत पीछे चले गए थे। ये जो सोच थी ये कंजर्वेटिव सोच थी। कल हमने देखा था मैप पे कि कैसे जर्मनी प्रशिया के अंदर आया, कौन कौन से स्टेट प्रशिया के अंदर आते हैं, और ओटो वन बिस्मार्क के अंदर वो चीफ मिनिस्टर थे, और कैसर विलियम फर्स्ट को एम्परर घोषित किया गया, जर्मनी को यूनिफाई किया गया। ऐसे ही इटली को यूनिफाई किया गया 1861 में। ये सब कब की घटना है? 1861 की घटना है। और इसका राजा किसको बनाया गया? इसका राजा जिनको बनाया गया उनका नाम है विक्टर इमानुएल सेकेंड। ठीक है। तो उधर जर्मनी को यूनिफाई किया गया प्रशिया के अंदर। लीडर कौन था? ओटो वन बिस्मार्क। एम्परर किसको बनाया गया? कैसर विलियम फर्स्ट को। और इधर इटली की बात करें तो फ्रांस की मदद से, मिलिट्री की मदद से इटली को यूनिफाई किया गया। लीडर कौन था? गियुसेप गैरिबाल्डी। एम्परर किसको बनाया गया? विक्टर इमैनुएल सेकेंड को। लेकिन कौन सी सोच हावी थी? कंजर्वेटिव सोच हावी थी। ठीक है। समझ में आ रहा है इतना? यस सर। अच्छा ठीक है, इसके बारे में 2-4 लाइन लिख लो। अब देखो जितना भी समझने लायक था वो सब कल मैप पे और आज इस मैप पे तुमने समझ लिया है। कुछ चीज़ें हैं जो लिख सकते हो, लिख लेना, एक ओवरव्यू लिख लेना। बाकी जो डिटेल्स थी वो तुमने पढ़ी कि कौन से एम्पायर के अंदर आया, क्या था, कैसे यूनिफाई हुआ, लीडर कौन था, एम्परर कौन बना। चाहे इटली रहा हो चाहे जर्मनी रहा हो बेटा, दोनों का ही जो तरीका था यूनिफिकेशन का एक था, मिलिट्री पावर से, मिलिट्री लीडरशिप से, आर्मी का हेल्प लेकर के, राइट। दोनों का ही तरीका एक जैसा था, बस सिचुएशन अलग अलग थी। अंपायर जो रूल कर रहे थे वो अलग अलग थे। ठीक, बस इतना अंतर था। लिखना आगे। द यूनिफिकेशन ऑफ Germany and Italy, the unification of Germany and Italy was a turning point in the history of European nationalism। यहाँ पे एक बहुत ही
इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी है, टर्निंग पॉइंट। क्यों था टर्निंग पॉइंट? क्योंकि जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत कैसे हुई थी? लिबरल आइडियाज से शुरुआत हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। शुरुआत इस बात से हुई कि हमको लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी जैसी क्वालिटीज़ चाहिए, हमको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमको मोनार्ची नहीं चाहिए। लेकिन बात कहाँ पे आके अटक गई? बात आके अटक गई आर्मी के रूल पे, बात आके अटक गई कंजर्वेटिज्म पे, बात आके अटक गई इंपीरियलिज्म पे। इंपीरियलिज्म क्या होता है वो भी आगे हम समझेंगे। बात आके अटक गई कॉलोनिज्म पे, कॉलोनी बनाने पे, इंपीरियल पावर बनने में। तो लिबरल तो बहुत पीछे छूट गया। अब इंपीरियलिज्म में क्या होता है? इंपीरियलिज्म में बस एक, अगर एक लाइन से सिंपल में समझना चाहो तो इंपीरियलिज्म का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी अपने अंदर लाना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स को जीतना, अपना एम्पायर एक्सपैंड करना और फिर नई नई जगहों को अपने अंदर लाना ताकि वहाँ के चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने लिए फ़ायदा पहुँचाया जा सके। वही होता है इंपीरियलिज्म। वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, वहाँ की कंडीशन क्या है, ये सबसे कम मायने रखता है। जो इंपीरियल पावर बनना चाह रहा है वो क्या सोच रहा है ज़्यादा मायने रखता है। इंपीरियलिज्म का सिंपल सा मतलब है अपना विस्तार करना, अपने आप को एक्सपैंड करना, अपना एम्पायर बढ़ाना। टर्निंग पॉइंट इसलिए था क्योंकि यूरोप का जो हिस्ट्री थी वो इसी तरफ मुड़ गई, जहाँ पे लिबरल आइडियाज़ पीछे चले गए और आर्मी पावर, मसल पावर, इन सब का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। और इसी ने जन्म दिया डिक्टेटरशिप को। ठीक इसके 40-50 साल बाद यूरोप के सारे देश आपस में लड़ भिड़ रहे थे। ठीक है, क्यों लड़ रहे थे? जर्मनी अपना पावर एक्सपैंड करना चाहता था, इटली अपना पावर एक्सपैंड करना चाहता था, फ्रांस चाहता था कि जर्मनी इटली को रोका जाए, उधर पोलैंड रशिया से लड़ रहा था, पोलैंड जर्मनी से भी लड़ रहा था, ब्रिटेन भी अपनी ताकत जमा रहा था और पूरे दुनिया भर में उसकी कॉलोनी थी। इंडिया भी ब्रिटेन की सबसे बड़ी कॉलोनी हुआ करती थी। कुछ साल पहले तक ब्रिटेन अमेरिका के ऊपर राज करता था। तो पावर गेम चल रहा था। जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस सब अलायंस बना के लड़ रहे थे एक दूसरे के खिलाफ। इंपीरियलिज्म आया, सोच बदली, कंजर्वेटिस्ट के अंदर एम्पायर एक्सपैंड करने की चाहत आई, चीज़ों को और बढ़ाने की चाहत आई। इसलिए टर्निंग पॉइंट बोला गया यहाँ पर। द लिबरल आइडियाज़ through which the nationalism in Europe was born were left behind for a more conservative approach। मैंने ये लिखा है कि लिबरल आइडियाज़ बहुत पीछे छूट गए थे और कंजर्वेटिव अप्रोच हावी हो गई थी। The conflict to become larger imperial power
finally led to World War First. क्या नतीजा हुआ इन सब बातों का कि पूरा यूरोप आपस में लड़ रहा था एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है। रिलीजन के ऊपर लड़ाई हो रही थी, रेस के ऊपर लड़ाई हो रही थी। सर किसके किसके बीच हो रहा था? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बताता हूँ। देखो हुआ क्या। सर 9th में आपने ऐसा कुछ बताया था कि शायद ऑस्ट्रिया के जो किंग थे उनको मार दिया था किसी ने, तो फिर वहीं से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो गया था। हाँ, सर्बिया सर्बिया के किंग को मार दिया था ऑस्ट्रिया के किसी रूलर ने, मतलब उल्टा हुआ था। ऑस्ट्रिया के किंग को सर्बिया के किसी यूथ ने मार दिया था, है ना, तो वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था। तो ये जो है ना, चलो बताता हूँ मैं जल्दी से, एक रिकैप कर लेते हैं, पढ़ा तो हुए हमने। तो 1914 की अगर हम बात करें, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वाली कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, तो मेजर पावर कौन कौन से हैं यूरोप में? जर्मनी है, इधर रशिया है, ठीक है। अब जर्मनी और रशिया के बीच में पोलैंड को लेकर लड़ाई रहती थी भाई। जर्मनी भी पोलैंड पे राज करता था और रशिया भी करता था, ठीक। और इधर इटली है। यूनिफिकेशन होने के बाद जर्मनी और इटली दोनों ही डिक्टेटरशिप की तरफ चले गए थे या मोनार्ची की तरफ चले गए थे, जहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज़ नहीं, कंजर्वेटिव अप्रोच, मोनार्चियल अप्रोच या डिक्टेटरशिप वाली अप्रोच फॉलो होती थी। इम्पीरियलिस्ट पावर बन गए थे सब के सब। यहाँ पे जितने भी थे, इधर ब्रिटेन था, इधर फ्रांस था, मैं मैप के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैप पे पढ़ते हैं सब। और इन दोनों के बीच में ऑस्ट्रिया, इधर सर्बिया, ठीक है। ये सब के सब हुआ क्या, आप देखिए। जो जर्मनी वाले हैं उसको मैं ग्रीन पेन से दिखा रहा हूँ, और जो फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ थे उसको ब्लैक पेन से दिखाऊंगा। अब देखो, जर्मनी और रशिया के बीच में पोलैंड को लेकर था ही, ठीक। और जर्मनी और इटली आपस में साथ रहते थे या थे भी। और इधर टर्की भी था। टर्की पे उस समय कौन एम्पायर था? ओटोमन एम्पायर। नीचे की तरफ टर्की है। तो हुआ क्या कि सर्बिया के किसी यूथ ने ऑस्ट्रिया के किंग को मार दिया। सर्बिया के किसी ने ऑस्ट्रिया के यूथ को मार दिया। ये एक इंस्टेंट रीज़न था। इंस्टेंट रीज़न का मतलब कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ वही एक रीज़न था। जैसे होता नहीं कि गुस्सा बहुत पहले से बना चल रहा है, गुस्सा बना आ रहा है, गुस्सा बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत टाइम से आप गुस्से में हो, लेकिन आप गुस्सा अपना दिखा नहीं रहे हो, और एक ऐसा टाइम आएगा कि गुस्सा फट पड़ेगा, फूट पड़ेगा, बहुत तेज़ी से निकलेगा वो बाहर, एकदम चिल्ला दोगे, किसी को मार पीट दोगे। ठीक वैसे ही ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, ब्रिटेन और फ्रांस ये दोनों लिबरलिज्म को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। और जर्मनी और टर्की ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करते थे? कंजर्वेटिज्म को। और इधर ऑस्ट्रिया पे ऊपर जर्मनी का कंट्रोल था, इधर रशिया पोलैंड को लेकर लड़ाई करता रहता था, इधर सर्बिया था, ठीक है। तो सर्बिया के किसी यूथ ने ऑस्ट्रिया वाले को मार दिया। अब जर्मनी गया सर्बिया पे हमला करने, और सर्बिया को सपोर्ट करने कौन कौन आ गया? ब्रिटेन और फ्रांस। तो ये वर्सेस ये, तो आधा से ज़्यादा यूरोप और छोटे छोटे जितने भी और स्टेट्स रहे होंगे सब आपस में भिड़ गए थे। यही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का रीज़न था। तो अगर इम्पीरियल सोच ना रही होती तो जर्मनी कभी लड़ने की सोचता भी नहीं, ठीक है। इम्पीरियल था
तभी ऐसा हुआ। अगर लिबरल या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर रहा होता तो चीज़ें और अच्छे से सॉर्ट आउट हो सकती थी, चीज़ें और अच्छे से बनाई जा सकती थी। अब ब्रिटेन और फ्रांस दोनों लिबरल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते थे और दोनों एक ही कल्चर शेयर करते थे, या कह लो कि वेस्टर्न यूरोपियन देश थे। वेस्टर्न यूरोप जो कि यूएस के करीब आते हैं, लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, और इधर टर्की, जर्मनी और पोलैंड वाला साइड ये ईस्टर्न यूरोप सोशलिज्म को रिप्रेजेंट करता था। आइडियोलॉजी का डिफरेंस था और प्रोटेस्टेंट्स वर्सेस कैथोलिक्स चल रहा था। आपको यहाँ पर जो ईस्टर्न यूरोप है यहाँ पे प्रोटेस्टेंट पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी और इधर कैथोलिक पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी। तो समझ लीजिए रिलीजन के बेसिस पे और पावर गेम को लेकर के यूरोप डिवाइडेड था और यूरोप का झगड़ा वर्ल्ड वॉर का कारण था। ब्रिटेन फ्रांस इधर था, जर्मनी टर्की एक तरफ था और ब्रिटेन फ्रांस एक तरफ था। ठीक है, उधर रशिया की भी जर्मनी से लड़ाई थी, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया ने भी जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इटली भी जर्मनी के साथ आ गया था। तो जर्मनी, टर्की और इटली, उधर रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस। इन पावर्स को अलाइड पावर्स बोला जाता है। अलाइड पावर्स, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएस, रशिया को, इन लोग को एक्सिस पावर बोला जाता है। जर्मनी, इटली, टर्की, ऑस्ट्रिया को। समझ में आया? यस सर। तो जो नेशनलिज्म बेटा यूरोप में शुरू हुआ लिबरलिज्म या लिबरल वैल्यूज़ को लेकर के, वो लिबरल वैल्यूज़ के साथ ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, उसने कंजर्वेटिव अप्रोच ले ली। उसने किसका रास्ता अपना लिया? मोनार्चियल रास्ता अपना लिया, मतलब एक डिक्टेटरशिप का रास्ता अपना लिया, क्योंकि लालच हावी हो गया। और लालच किससे आया? इम्पीरियलिज्म से आया, इम्पीरियल पावर बनने से आया। अब ये इम्पीरियलिज्म क्या होता है? इम्पीरियलिज्म का मतलब है दूसरे के टेरिटरी हड़प लेना और दूसरे के टेरिटरी हड़पने के बाद उसके रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करना। अब जैसे ब्रिटेन इम्पीरियल पावर था और ब्रिटेन ने किसको कॉलोनी बनाया था? इंडिया को कॉलोनी बनाया था। इंडिया के सारे रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट किया, 200 साल यहाँ पे रहे और इंडिया को एकदम बर्बाद करके छोड़ा। तो इम्पीरियलिज्म मतलब है कन्क्वेयरिंग टेरिटरीज। कन्क्वायर मतलब जीतना, कन्क्वेयरिंग टेरिटरीज, मेकिंग दम सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मतलब नीचे दबा करके कॉलोनी बनाना उनको, एक्सप्लॉइटिंग देयर रिसोर्सेस। सारे देश यही कर रहे थे। फ्रांस की भी ढेर सारी कॉलोनीज थी, स्पेन, पोर्तुगल कॉलोनी बना के बैठे हुए थे, ब्रिटेन इंडिया कॉलोनी बना के बैठा था। फ्रांस के आज भी बहुत सारे इंडियन ओशन में आइलैंड्स हैं और पुर्तगाल ने तो गोवा को इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भी नहीं छोड़ा था। 1961 में पुर्तगाल आज़ाद हुआ था। तो किसी साउथ एशियन देश ने, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान तो था नहीं, बांग्लादेश भी नहीं था, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, या अफ्रीकन देश ने, अफ्रीका और एशिया ने कभी भी कॉलोनीज नहीं बनाई। कॉलोनियल ये जो सोच आ रही है ये यूरोप से आती थी कि इम्पीरियलिज्म पावर बनना है, कॉलोनी बनाना है, वहाँ जाके राज करना है। हम लोगों के ऊपर राज किया गया। हम लोग के मतलब कौन? एशिया और अफ्रीका के ऊपर। यहाँ तक कि यूएस जो खुद कॉलोनिज्म का शिकार था, यूएस एक टाइम पे ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था।
यूएस ने भी अपनी कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दी थी। वही बात है, जो आपके साथ हुआ है वही आप दूसरे के साथ कर रहे हो। तो नेशनलिज्म यूरोप में शुरुआत होता है किससे? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी से। ठीक है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान दी हुई बातें। लेकिन किस तरफ मुड़ गया? शुरुआत यहाँ से हुआ, लेकिन किस तरफ गया? कंजर्वेटिज्म की तरफ, डिक्टेटरशिप की तरफ, वर्ल्ड वॉर की तरफ, इंपीरियलिज्म की तरफ। कॉलोनिज्म की तरफ, कॉलोनी बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी अपने अंदर लेना। एकदम वही नेपोलियन वाला हाल जो नेपोलियन कर रहा था। कंजर्वेटिस्ट बेटा ये बोल के आए थे ना, याद करो 1814 में जब वाटरलू में नेपोलियन हारा था, तो कंजर्वेटिस्ट ने बोला था कि हमने देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन और लिबरलिज्म का क्या नतीजा होता है, कि हमको रॉबर्टस्पियर और नेपोलियन जैसे लोग देखने को मिले। कंजर्वेटिस्ट खुद उसके खिलाफ आए थे, इंपीरियलिज्म के खिलाफ, क्योंकि नेपोलियन ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी अपने अंदर ले रहा था, तो उससे फ्रांस का नुकसान हो रहा था, क्योंकि फिर उसको कंट्रोल करने के लिए पैसा खर्च होता है। नेपोलियन हार भी गया, उससे और नुकसान हुआ। कंजर्वेटिव ये बोल के आए थे ना कि देखो दूसरे की टेरिटरी भी अपने अंदर ले रहा है, कितना नुकसान कर ले रहा है। बाद में वो खुद ऐसा करने लग गए, बाद में खुद इंपीरियलिज्म ले आए। अमेरिका कभी ब्रिटेन का कॉलोनी हुआ करता था, अमेरिका ने बाद में फिर से कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दिया। जर्मनी जो खुद मोनार्ची के खिलाफ बना था, नेशन स्टेट के खिलाफ बना था, वो खुद डिक्टेटरशिप की तरफ चला गया, है ना। इससे हमको क्या देखने को मिल रहा है हिस्टोरिकली? अगर तुम देखो तो हिस्टोरिकली हमेशा से ऐसा रहा है कि जो ऑपरेस था वो ऑपरेशर बन गया, जो शोषित था वो खुद शोषक बन गया, जो दबा हुआ था उसने ऊपर आकर दूसरों को दबाना शुरू कर दिया। ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी है कि आपके साथ जो होता है आप वैसे करना चाहते हो दूसरे के साथ। यही देखने को मिला है हिस्टोरिकली हर जगह पर, चाहे आप यूरोप की बात कर लीजिए, चाहे आप किसी और भी देश कॉन्टिनेंट की बात कर लीजिए, अमेरिका की बात कर लीजिए, इंडिया में भी ऐसा ही है। कई सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको। इंडिया एक स्पेशल केस इसलिए रहा है क्योंकि इंडिया दोनों चीज़ कह सकते हो उसको, तुम फ़ायदा भी कह सकती हो, नुकसान भी कह सकती हो। फ़ायदा इसलिए कह सकती हो कि इंडिया ने हमेशा से अपना एक कैरेक्टर मेंटेन करके रखा है। इंडिया कभी इम्पीरियलिस्ट नहीं रहा, इंडिया कभी कॉलोनिस्ट नहीं रहा। कभी इंडिया ने दूसरे पर जाकर राज तो किया नहीं, अमेरिका की तरह, ब्रिटेन की तरह और फ्रांस की तरह। उससे नुकसान भी है। नुकसान ये रहा है कि हम लोग बाहर नहीं निकले। यूरोप में जब इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन हुआ 14वीं-15वीं शताब्दी में, 14th-15th सेंचुरी में, तो बहुत सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए, बहुत सारी सोच आई, फ़िलासफ़ी आई, साइंस आया, टेक्नोलॉजी आई, और वो बाहर निकल करके एक्सप्लोर करते थे। उन्होंने अमेरिका की खोज की, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। खोज मतलब पहले से थे, लेकिन उन्होंने ढूंढा कि यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट है अमेरिका नाम का, किसी को पता ही नहीं है ना। इंडिया वाले बाहर निकलते नहीं, तो यूरोप वाले घूमते रहते थे पूरा देश, पूरे अर्थ पे, हर जगह पर जाते रहते थे, एक्सप्लोर करते रहते थे। कहते थे हम ट्रेड करना है, बाद में उसी को हड़प लेते थे। तो हमारा नुकसान ये रहा है कि हम बाहर नहीं निकले। बाहर निकले होते तो हो सकता है हम अपने आप को बचाने में ज़्यादा सक्षम होते। फ़ायदा ये रहा है कि इंडिया ने हमेशा अपना कैरेक्टर मेंटेन करके रखा है। तो इम्पीरियलिज्म यूरोप की देन है पूरी तरह से। सर मिडिवल हिस्ट्री में क्या आता है?
सर ये मेडिवल बुद्धा लोग किस में आते हैं, एंशंट में या मिडिवल में? एंशियन में आते हैं बेटा, मेडिवल में आता है। अगर हम भारत की हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री की अगर बात करें तो मेडिवल में आएगा जब इस्लाम भारत में आया, टर्किश या तुर्क भारत में आए, दिल्ली सल्तनत, मुग़ल, ये सब भारत में आया। मुग़ल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत ना, जिसमें अ, तुम स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, खिलजियों के बाद तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, उसके बाद बाबर आता है, ये सब मेडिवल हिस्ट्री में आते हैं। पृथ्वीराज चौहान मेडिवल हिस्ट्री में आते हैं, महाराणा प्रताप मेडिवल हिस्ट्री में आते हैं, राजपूत मेडिवल हिस्ट्री में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा शिवाजी मेडिवल हिस्ट्री में आते हैं। और सर मॉडर्न में? मॉडर्न में जब ब्रिटेन जब ब्रिटेन का आना हुआ, ब्रिटिश का आना हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो सब मॉडर्न में आता है। सर तो बस मॉडर्न ही सही से पढ़ाया भी गया है थोड़ा बहुत, बाकी ना तो एंशियंट में जो बुद्ध जी थे और अशोका, इन सब की स्टोरी तो बिल्कुल भी नहीं पता है। वो सब और तुमने सिक्स्थ में पढ़ा होगा, पता है तुम्हें, नाइन्थ में तो था नहीं, नाइन्थ में तो पूर्ववादी सिक्स थे। ऑनलाइन क्लास पढ़ाया गया था, तो बस ऐसे ही ना जाने कितने पीछे के चैप्टर छूट गए थे। चलो मैं ठीक है, आगे देखो, अभी मॉडर्न, अभी इसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया है, तो उसमें पूरी मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। मतलब 1857 के बाद जो इंडिया में नेशनलिज्म की शुरुआत हुई, ये हम लोग यूरोप में नेशनलिज्म देख रहे हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। यूरोप हमेशा से पहले आता रहा है इंडिया से, मतलब इन सब मामलों में। वहाँ रेवोल्यूशन जो इंडस्ट्रियल हुआ वो भी पहले हुआ, जो हम लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअल रेनेसा रिफॉर्मेशन को बोलते हैं, वो भी पहले हुआ। नेशनलिज्म की सोच भी वहाँ पे पहले आई, हम लोग थोड़ा बाद में आए नेशनलिज्म के मामले में, ठीक है, लेकिन आए तो कम से कम। उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ये तो यूरोप के नेशनलिज्म की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसके बाद नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म वाली बात हमने डिस्कस कर ली। इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन देख लिया, है ना। रेवोल्यूशंस देख लिए नेशनलिज्म की तरफ जो हुए, क्या क्या कारण थे। मिडिल क्लास का उदय हुआ, फ्रीडम चाहिए था उनको, किस चीज़ की लिबर्टी चाहिए थी, ट्रेड की, सफरेज की। फिर पीजेंट्स और वर्कर्स ने रिवोल्ट किया, उसी को जुलाई रेवोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद लिबरल्स यानी मिडिल क्लास ने रिवोल्ट किया, वो क्यों फेल हो गए, ये सारी बातें हमने डिस्कस की। उसके बाद इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन, उसके बाद नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म समझा, बस इतना ही था। और हाँ, एक और चीज़ है, एक छोटी सी चीज़ है, समझ लो। अगर किसी के दिमाग में छाप छोड़नी है तो कैसे छोड़ी जाए? एक तरीका, सबसे बेहतर तरीका ये है कि एक इमेज होनी चाहिए उसके दिमाग में। जब बचपन में हम लोग ABCD पढ़ते थे ना, फ्रूट्स और बॉल, या फ्रूट्स, बॉल्स और वेजिटेबल्स, इन सब के नाम पढ़ते थे, तो उसमें देखो छोटे बच्चों की किताब में वो एक इमेज भी बनी होती है। जैसे अगर B फॉर बॉल है तो बॉल की एक फ़ोटो बनी होगी, A फॉर एप्पल हो तो एप्पल की एक फ़ोटो बनी होगी। क्यों करते थे ऐसा? ताकि एक इमेज छप जाए, एप्पल नाम आए तुरंत एप्पल दिमाग में आए, बॉल नाम आए तो तुरंत बॉल दिमाग में आए। और एक चीज़ तुमने और नोटिस की होगी, 3 घंटे की क्लास तुम 3 दिन में भूल जाओगे क्या पढ़ाया गया। 3 घंटे की मूवी तुम 3 साल याद रखती हो। सिर्फ तुम्हारी बात नहीं, मेरी बात कर रहा हूँ। एक इंसानी जो मैकेनिज्म काम करता है कि मूवी आपको अच्छे से याद रहेगी, क्लास भूल जाओगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो विजुअल इमेज हम देखते हैं ना, वो ज़्यादा लंबे समय तक हम लोग याद रखते हैं। तो देश की एक इमेज छापने के लिए, देश की एक विजुअल इमेज बनाने के लिए क्या किया गया, कंट्री को पर्सोनिफिकेशन किया गया। पर्सोनिफिकेशन का मतलब उसको एक इंसान के रूप में दिखाया गया, ताकि इमेज सामने आते ही वो जो नेशनल सेंटिमेंट्स हैं वो अंदर आ गए, वो अंदर जाग जाएं, ठीक है। जैसे हम लोग हमारे धर्म में क्या होता है, मूर्ति पूजा होती है, तो मूर्तियों की पूजा करते हैं। तो कोई भी भगवान की मूर्ति देखती हो तो उस भगवान का नाम,
या भगवान के अंदर उसके भगवान के प्रति श्रद्धा और भगवान की जो भी कहानियाँ तुमने बचपन से सुनी, कथाएं सुनी हैं, वो सब आ ही जाता है दिमाग में। ऐसे कोई शिव का भक्त है तो एक शिवलिंग देख करके उसके अंदर सेंटिमेंट जाग जाता है, वो तुरंत हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। ऐसे देशों को भी ऐसे विजुलाइज किया गया, इमेजिन किया गया, ताकि लोगों के अंदर इमेज बने और सेंटिमेंट जगे। ऐसा होगा तभी तो वो लोग नेशन स्टेट की मांग करेंगे, तभी तो लोग एक साथ आएंगे लड़ने के लिए। समझ में आ रहा है? तो देश की एक इमेज बनाई गई। जैसे हमारे यहाँ भारत की इमेज एक भारत माता की इमेज है। रवींद्रनाथ टैगोर ने पहली बार भारत माता की इमेज बनाई थी। ठीक है, भारत माता की इमेज में रवींद्रनाथ टैगोर ने एक इमेज ड्रॉ की थी ना, उसमें एक माता है जो भारत की माँ है, भारत माता बोला गया उनको, ताकि सब अपने आप को उनकी संतान माने, उनकी रक्षा के लिए प्रयत्न करें। भाई हर इंसान अपनी माँ को प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा, और भारत आपकी माँ है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हो? ऐसा किस लिए किया गया? ताकि एक भावना है देशभक्ति की उनके अंदर। ऐसे यूरोप में भी किया गया। यूरोप में भी बहुत सारी इमेजेस बनाई गई, लेडी की इमेज बनाई गई कई सारी, जो नेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी, और उस इमेज को देख करके तुरंत याद आएगा देश, सेंटिमेंट जगेगा मन में कि मेरा देश है। इससे लोग पास आएंगे, जुड़ेंगे, यूनिफिकेशन का काम हो सकेगा। और भी रास्ते होते थे इसके अलावा, गाना गाना, सॉन्ग्स, पेंटिंग्स और पोएम्स। बहुत सारे गाने बने देशभक्ति के ऊपर, बहुत सारी कविताएं लिखी गई देशभक्ति के ऊपर, ताकि लोगों के अंदर जो भावना है वो जगाई जा सके। ये भावना इमेजिनरी है क्या है वो सब पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है, वो सब फिलॉसफी और साइकोलॉजी की बात हो जाएगी, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ये भावना जगाई गई ताकि लोगों को एक साथ जोड़ा जा सके। समझ में आया? तो नेशन को विजुलाइज किया गया, नेशन को इमेजिन किया गया, लोगों के अंदर एक इमेज सेट करने के लिए, लोगों को आपस में जोड़ने के लिए, पास लाने के लिए। इंडिया में भी हुआ, यूरोप में भी हुआ, हर जगह हुआ है ये। एक लिबर्टी का स्टैचू बनाया गया ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखते हो, उसमें चार्टर ऑफ मैन राइट्स, यहाँ पे लेफ्ट में किताब है और यहाँ पर एक आग लेके खड़ी है वो मसाल। मसाल दिखाता है किसको? लाइट को, जस्टिस पाथ को। और जो किताब लेके खड़ी है उसमें सारे इंसानों के राइट्स लिखे हुए हैं, तो वो इमेज दिखा रहा है। ऐसे ही भारत माता की इमेज है, ऐसे ही फ्रांस में एक इमेज बनाई गई थी मरियानी की, है ना, जो मरियानी की इमेज थी वो भी फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रही थी। ऐसे जर्मनी की भी अपनी एक इमेज बनाई गई लेडी की। समय बस इतना ही।